हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस प्रकार से मैंने आपको प्रीवियस सेमेस्टर में आरजीपीवी में दिसंबर 2020 में जो पेपर सॉल्यूशन हुए थे उसमें अभी तक मैं आपको दो पेपर के सॉल्यूशन अभी तक आपको बता चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था BT 202 यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसको हम सिंपली कॉल्ड मैथमेटिक्स 2 के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, दैट मीन्स मैथमेटिक्स 3, जिसका सब्जेक्ट कोड था BT 401। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का एक और पेपर हुआ था जिसका नाम था BT, जिसका सब्जेक्ट कोड था BT 301। तो आइए देखें, मैं आपको वन बाय वन पहले बता देता हूं कि आपका जो पेपर हुआ था वो क्या था। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। BT 301 तो सब्जेक्ट कोड हमारा है BT 301, जो कि हमारे पास जिसका नाम है मैथमेटिक्स 3। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास, किस किस यूनिट से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कौन कौन सी यूनिट थी हमारे पास। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 17 टू द पावर 1/3 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेस बाय द न्यूटन रिडक्शन मेथड। इसका मतलब ये होगा कि ये आपका क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log base 10x इक्वल टू 1.2 बाय द बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। दैट मींस ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट यूनिट से रिलेटिव है। अब हम देखें इसका सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन सेकंड नंबर है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 से 2 1/x dx बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये यूनिट नंबर 2 से आपसे पूछा गया है। इसी का सेकंड पार्ट है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 4 टू 5.2 लॉग बेस। एक्चुअली ये लॉग बेस ex लिखा हुआ है, दिस इज नॉट द लॉग e टू द पावर x। एक्चुअली क्या लिखा, दिस इज लॉग बेस ex बाय सिम्पसन 3/8 रूल। ये आपका यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, यानी कि आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते गए हैं। वेरी सिंपल। ओके, इसी का थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, find y of 0.1 by Rangaputta method given that y double dash yq equal to yq when y of 0 equal to 10 and y dash of 0 equal to 5। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का आपको इस बार पूछा गया है। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जिसमें रंगकुट्टा का फोर्थ ऑर्डर का जो क्वेश्चन जो है उसमें सेकंड डेरिवेटिव आपको दिया होगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 3 का है। देन इसी का सेकंड पार्ट आपका, यूज यूलर मेथड टू फाइंड y of 0.4 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू xy व्हेन y of 0 इक्वल टू 1 h इक्वल टू 0.1। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन, यानी कि यूनिट नंबर 3 से भी आपके 14 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इसका देखें हम, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कई प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से कोई भी आपको जो बेस्ट 3 प्रॉपर्टीज आपको याद है उन 3 प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 4 का है। ओके, इसी का सेकंड पार्ट है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू 1 व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन 2 एंड t माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू t। एक्चुअली ये जो वैल्यू लिखी है दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली ये हमारे पास होना चाहिए यहाँ पर, दिस इज t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये करेक्शन था। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 4 जो गई वो भी आपकी 14 मार्क्स की यहाँ पर पूछी गई थी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 5 पर, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। ये आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन हुआ। व्हाट डू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस और आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमें दोनों यहाँ पर डिफाइन करना होगा। ये भी आपका नंबर 5 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी आपसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यूनिट नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 से, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट नंबर 5 से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे को दिए हुए हैं वो क्वेश्चन हमारे पास मिक्सअप करके दिए हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 2 का है, जो कि साइमल्टेनियस का क्वेश्चन है, जिसमें गॉस सीडल इटरेशन मेथड की हेल्प से हमें 2 डेसिमल तक हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है।
इसी का जो बी पार्ट इफ द 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन आर डिफेक्टिव डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूज एट रैंडम। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन जो हो गए वो 21 मार्क्स के हो गए और यूनिट नंबर 2 से भी जो क्वेश्चन हो गए वो भी आपके 21 मार्क्स के हो गए। आइए और देखें कि और हमारे पास क्या क्या चेंजेस हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया, द फॉलोइंग टेबल इज गिवन बाय व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन। आपसे फंक्शन पूछा गया है, इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका इंटरपोलेशन से रिलेटिव है। और अगर ये क्वेश्चन अगर इंटरपोलेशन से रिलेटिव है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 से आ जाएगा। तो यूनिट नंबर 1 के हो गए आपके 21 मार्क्स। देन इसी का हम सेकेंड पार्ट देखें, फाइंड बाय द मेथड ऑफ रेगुलर फॉल्सी रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू जो लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। ये क्वेश्चन भी जो है आपका यूनिट नंबर 1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 1 से आपके अभी तक 28 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर हम 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है दिस इज फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 4 का हो गया, यानी कि यूनिट नंबर 4 से आपके 21 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। एंड देन इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो द रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू दिस मच, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन हमारे पास यूनिट नंबर 5 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट नंबर 5 से भी आपसे 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूनिट नंबर 1 जो है आपकी पूछी गई है 28 मार्क्स की। यूनिट नंबर 2 जो है वो आपकी पूछी गई है 21 मार्क्स की। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी पूछी गई है, वो भी आपकी 14 मार्क्स की पूछी गई है। देन यूनिट नंबर अगर हम 4 देखते हैं तो यूनिट नंबर 4 जो है आपकी पूछी गई है 21 मार्क्स की। और यूनिट नंबर 5 जो है वो आपकी 28 मार्क्स की है। यानी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 पर ज़्यादा फोकस किया गया है अगर हम इस हिसाब से अगर देखें। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 भी अगर आप बेहतर तरीके से अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो भी आप आराम से पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फुल मार्क्स अगर गेन करने हैं तो आपको 5 यूनिट आपको डीप में पढ़नी पड़ेगी। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पर इनके सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 17 करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेसेस बाय द न्यूटन-रेफसन मेथड। आपसे क्वेश्चन में जो बोला गया है न्यूटन-रेफसन मेथड की हेल्प से हमें 17 का क्यूब रूट हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्यूब रूट को हम यहाँ पर x के इक्वल ले लेते हैं। x की पावर को हमने शिफ्ट किया तो एक्स क्यू इक्वल टू 17 हो गया। दैट मीन्स एक्स क्यू माइनस 17 इक्वल टू 0 हो गया। तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन जो हो गया वो एक्स क्यू माइनस 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैल्सी की हेल्प से हम यहाँ पर इस एक्स क्यू माइनस 17 को अपने कैल्सी में हम फीड करेंगे। तो आप यहाँ पर टेबल में देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स क्यू को यहाँ पर बनाते तो एक्स क्यू की पावर हमने 3 लिखी, देन 3, देन माइनस हमने किया 17। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं तो 2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -9 और 3 पे आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इस 17 का जो क्यूब रूट जो है वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। यहाँ पर हमें x की वैल्यू इस प्रकार से चूज करनी होती है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हमें कंटिन्यूस फॉर्म में लेके, जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पर अगर x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो 1 पर हमें नेगेटिव मिलता है। तो इसका मतलब इसलिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू एक्स इक्वल टू के बाद एक्स इक्वल टू हमने 3 लिया। अब हमारा यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि हमारे पास जो रूट जो है लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू मिलेगा 3x स्क्वायर। चूंकि हमारे पास जो रूट जो है वो लाई कर रहा है हमारे पास 2 और 3 के बीच, आपका जो रूट लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास x नॉट की जो वैल्यू है 2/3/2 होगा, यानी कि आपका जो इनिशियल वैल्यू जो होगा वो 2.5 कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2.5 को यहाँ पर इसके डेरिवेटिव में रख के देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका nth इटरेशन फॉर्मूला बना लेंगे जो कि जनरलाइज फॉर्म इसकी कहलाती है। तो आपको xn + 1 इक्वल टू मिलेगा xn माइनस f ऑफ xn अपॉन ऑफ f डैश ऑफ xn।
अब एक्स एन आपके पास एज इट इज है, लेकिन एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यू माइनस 17 था, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया एक्स एन की पावर 3 माइनस 17 अपॉन 3 एक्स एन का स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपने कैल्सी में हम फीड करेंगे। अब इस वैल्यू को अगर हम अपने कैल्सी में फीड करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको 6 प्लेस ऑफ डेसिमल पर वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें कैल्सी को शिफ्ट करना पड़ेगा हमें 7 डेसिमल पर। 7 डेसिमल पे हमें फिक्स करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को 7 डेसिमल में फिक्स किया। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को अपने कैल्सी के अंदर फीड करते तो एक्स माइनस दिस इज एक्स क्यू, दैट मीन्स एक्स क्यू, ओके, माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में हम यहाँ पर 1/1 वैल्यू पुट कर जाते हैं। जैसे हमने x इक्वल टू आपका पुट किया कितना 2.5, तो हमने 2.5 को हमने यहाँ पर रखा, तो 2.5 पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, दिस इज द 2.575 टाइम्स ऑफ 3। तो आप देखेंगे कि कैल्सी में आपको उतनी ही वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर इसका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहते हैं तो हम इसी फॉर्मूले के अंदर हम n की वैल्यू को रखेंगे 1, तो आपको मिलेगा x2 इक्वल टू x1 माइनस x1 का क्यूब माइनस 17 अपॉन 3x1 स्क्वायर। तो अगर हमें 3x1 स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब इसी के अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह 2.57 एंड 5 टाइम्स ऑफ 3, तो आपके पास बनेगी 2.57123। अब देखिएगा अगर हम इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर और कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है, दिस इज x2 इक्वल 2.573, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2.572832। अब नेक्स्ट अगर हमें इसी का अगर हमें थर्ड अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो x3 इक्वल टू होगा x2 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 3x2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो कैल्सी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे x2 की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 2.5712832। आपके पास जो कैलकुलेशन आएगा 2.5712831 आएगा, यानी कि आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू जो है 5 डेसिमल पर मैचिंग में हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन यहाँ पर फिनिश रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 2.57128 this is the 6th decimal value. Okay, now our second question is find the real root of the equation x log base 10x equal to 1.2 by the bisection method correct to 4 decimal place। अब हमें क्या करना है कि इस x log base 10x को हमें यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमारे पास क्वेश्चन में 4 डेसिमल बोला गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू को खत्म करेंगे और 4 डेसिमल यानी कि हम 5 पर वैल्यू फिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 पे अपना कैल्सी को फिक्स कर दिया। अब 5 पे फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर x log base 10x इक्वल टू 1.2 यानी कि x log base 10x माइनस 1.2 यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर x लिखा हमने, देन उसके बाद हमने log लिखा, देन उसके बाद हमने x लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस 1.2 शिफ्ट किया। ध्यान रखिएगा जब भी अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर log से रिलेटिव आता है तो कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू वहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है और ना ही जीरो पुट करना है, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू भी नॉट डिफाइन होती है, log जीरो भी नॉट डिफाइन होता है। ऐसी कंडीशन में आपको वैल्यू 1 2 3 पे पुट करेंगे। तो 1 पे पुट करते हैं तो log 1 जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, यदि हमें माइनस 1.2 मिल जाएगा तो स्टार्ट करेंगे हम 2 से। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करी, तो 2 सब्स्टिट्यूट करने में मिलेगा माइनस 0.59794। देन उसके बाद हमने यहाँ पर 3 पुट किया, तो 3 पे वैल्यू मिल रही है 0.23136। इसका मतलब ये होगा कि आपका क्वेश्चन का जो रूट है वो लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, यानी कि आपके पास जो रिक्वायर्ड जो इंटरवल है वो आपके पास 2 3 होगा। एज पर द बाइसेक्शन मेथड हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो होगा वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर x1 इक्वल लेंगे 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.5 हमारे पास हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी 2.5 पर हम फंक्शन की वैल्यू को अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 0.20510 जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव पहले कौन था हमारे पास 2 पर था, यानी कि अब हमारा रूट जो लाई करेगा वो 2.5 और 3 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा।
नेक्स्ट इसका हम क्या करेंगे, 2.5 प्लस 3 को अगर हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपको 2.75 मिलेगा। 2.75 को हम फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू अगेन हमें मिल रही है पॉजिटिव। अब इससे पहले पॉजिटिव कौन था, 0.23136 था। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा रूट लाई करेगा वो 2.5 और 2.75 के बीच में रूट लाई करेगा। अब हम इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहते हैं तो x3 इक्वल टू 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 6 जो कि हमें मिलेगा 2.625। और 2.625 को हम फिर से फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फंक्शन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा दिस इज द नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस नेगेटिव तो हमारे पास 2.5, तो 2.5 को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया तो आपके पास जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो 2.625 और 2.75 पर लाई करेगा। आप आराम से ये क्वेश्चन कैसी में सॉल्व करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमारा है 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको वैल्यू मिल रही है 2.6875। 2.6875 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमें नेगेटिव मिलती है, तो पहले नेगेटिव मिला था 2.625 पर, तो अब हमारा रूट लाई करेगा 2.6875 और 2.75 पर। ओके, अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना। ध्यान रखिए ये आपको अप्रोक्सीमेशन तब तक आपको निकालते हैं जब तक कि आपके यहाँ 4 डेसिमल की वैल्यू जो है मैचिंग में ना आ जाए। तो अब आपने यहाँ पर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला जो कि 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.71875। अब आप यहाँ पर फिर से इसको फंक्शन के अंदर रख देंगे तो फंक्शन के अंदर रखने पर आपको वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, यानी कि अब आपका ये वाला वैल्यू यहाँ पर हट जाएगा। इसकी जगह आएगा 2.71875 और आपका रूट लाई करेगा 2.75। ध्यान रखना है कि नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा प्रीवियस वैल्यू को और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इस वैल्यू को इस तरह से ले रहे हैं। अब 6 अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 6 अप्रोक्सीमेशन आपका है 2.71875 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 2.75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.734375। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आपका वैल्यू जो है नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव अगर हमें यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट अ मिनट, ओके, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपके पास जो रूट होगा वो लाई करेगा 2.734375 डिवाइडेड बाय दिस, हम 2.7375 एक्चुअली ये है, तो आपको मिलेगा 2.742188। नेक्स्ट हम वैल्यू इसके बाद कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास मिलेगा 2.742188 पे वैल्यू निकालने तो फिर से आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। अब पहले पॉजिटिव कौन मिला था हमें, 2.75 हमें मिला था, तो 2.75 को हम यहाँ से हटा देंगे। अब उसकी जगह हमारे पास आएगा 2.742188। तो अब आपका रूट लाई करेगा 2.734375 एंड 2.742188। तो आपको इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2.738282। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। नेगेटिव पहले कौन मिला था हमें 2.734375 पर, तो ये वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगी। तो अब आपका नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा 2.738275 और 2.742188 पर लाई करेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि अब इसके जो नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन जो हम निकाल रहे हैं, नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। तो नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास वैल्यू जो आ रही है 2.740235 आ रही है। इसको फिर से हम फंक्शन के अंदर रखते हैं तो फंक्शन पे हमारी पास वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। तो पहले नेगेटिव मिल रहा था मैं 2.738282 पर, तो इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा वो 2.740235 और 2.742188 पर लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा है 10th अप्रोक्सीमेशन। तो 10th अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या होगा, दिस इज 2.740235 प्लस 2.742188 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2.741212। इस पे अगर फंक्शन की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो यानी कि इसका मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पर हमारी रिप्लेस होगी 2.741212 से। तो आपका रिक्वायर्ड रूट जो है लाई करेगा 2.740235 और 2.74। देखिए आपका यहाँ पर 2 डेसिमल पे वैल्यू आपकी मैच होना स्टार्ट हो गई 2.74 पर। अब हमें इसके आगे ढूंढना है तो हमारा दिस इज द
11th अप्रोक्सीमेशन, तो 11th अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो गया 2.740235 प्लस 2.741212, देन डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2.740725। फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू हट जाएगी, यानी 2.741212 हट जाएगा, उसकी जगह हमारे पास आएगा 2.740724। अब आप इसमें देखेंगे हमारे पास 3 डेसिमल यहाँ पर मैच हो गए, 3 डेसिमल पे वैल्यू हमारे पास मैचिंग आ गई है। नेक्स्ट हमें और निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फोर्थ डेसिमल तक हमें वैल्यू मैच करनी है। तो यहाँ पर हमने x12 निकाला, तो x12 आपके पास हो गया 2.740235 और 2.740724 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिल रहा है 2.740480। फंक्शन की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, यानी कि अब आपकी ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह आएगा 2.740480। नेक्स्ट हमारे पास 13 अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो 13 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ रही है 2.740602। फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है नेगेटिव, यानी कि ये वैल्यू भी यहाँ से हट जाएगी, इसकी जगह हमारे पास आएगा 2.740। अभी भी हम यहाँ पर 3 डेसिमल पे ही मैचिंग करा पा रहे हैं। ओके, तो यानी कि अभी में और भी मूव करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा इसके बाद है, तो हमें यहाँ पर 14th अप्रोक्सीमेशन निकालना है। दैट मीन्स x14 हमारे पास आ रहा है, दिस इज 2.740663 और आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रूट्स जो है आप देख सकते हैं कि 2.7406 यहाँ भी आ रहा है, 2.7406 यहाँ भी आ रहा है। तो यानी कि इसका रिक्वायर्ड रूट निकालने के लिए, बाइसेक्शन मेथड से निकालने के लिए आपको 14 रूट तक हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसा लगा है? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। इसी का सेकंड है हमारे पास, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन dx बाय सिम्पसन वन थर्ड रूल। इस क्वेश्चन को, हमारा ये क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 2 का है, तो यूनिट नंबर 2 का है, तो हमें यहाँ पर सिम्पसन वन थर्ड रूल से सॉल्व करना है। तो आपके पास जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो 1/x दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 दी है, b की वैल्यू 2 दी है, और हमने यहाँ पर सिम्पसन वन थर्ड रूल सॉल्व कर रहे हो या सिम्पसन 3/8 सॉल्व कर रहे हो या आपका बेडल सॉल्व कर रहे हो या ट्रेपेजॉइडल। अगर आपको n के बारे में यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ऐसी कंडीशन आप n की वैल्यू वहाँ पर 6 लेके सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर हमने h निकाला, जो कि हमारे पास अगर 2 - 1/6 यानी कि 1/6। अब 1/1 हम यहाँ पर एक टेबुलेशन टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर x0 इक्वल टू है 1, x1 इक्वल टू होता है x0 प्लस h यानी कि 1 प्लस 1/6 यानी कि 7/6 होगा। x2 की वैल्यू होगी x0 प्लस 2h यानी कि 1 प्लस 2/6 यानी कि 4/3 मिलेगा हमको। x3 इक्वल टू x0 प्लस 3h यानी कि 1 प्लस 3/6 यानी कि 3/2 आपको मिलेगा। x4 इक्वल टू 1 प्लस 4/6 यानी कि 5/3 मिलेगा, और x5 की वैल्यू आपको 11/6 मिलेगी, और x6 की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का स्पेशली तौर पे यहाँ पर ध्यान रखना कि x0 हमारे पास हमेशा a रहेगा, जो कि आपके पास लोअर लिमिट कहलाती है, और आपका x6 जो होगा आपका वो अपर लिमिट कहलाती है, जो कि हमको 2 मिलेगी। अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हम x0 की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, y1 निकालेंगे तो 0.857413 मिलेगा, y2 निकालने तो 0.75 मिल रहा है, y3 निकालने हैं तो 0.5 मिल रहा है। देन उसके बाद अगर y4 निकाल रहे हैं तो आपको वैल्यू निकल रही है 0.6 से, y5 निकालना है 0.545455 मिल रहा है। कुछ नहीं करना, बस आपको जो भी x की वैल्यू इसको फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर रखते जाना है, और y6 की वैल्यू मिल रही है 0.5। अब जो हमारा सिम्पसन वन थर्ड का जो रूल होता है, उस सिम्पसन वन थर्ड के रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा है इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x h/3 y0 प्लस y6 प्लस 4 ऑड टर्म्स का सम, देन प्लस 2 इवन टर्म्स का टर्म। इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर टेबल से निकाल के यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उनको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे। ओके, इसको हम यहाँ पर फिर कैलकुलेट कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.693170 मिल रहा है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी जो क्वेश्चन जो है आपका रिलेटिव है, दिस इज यूनिट नंबर 2 से, जो कि ये भी हमारे पास सिम्पसन 3/8 से रिलेटिव है। सेम प्रोसीजर हमारे पास होगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास लॉग एक्स दिया हुआ है, लोअर लिमिट आपके पास 4 दी है, अपर लिमिट आपकी 5.2 दी है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एन की वैल्यू डिसाइड नहीं करके नहीं दिए, तो हमने यहाँ पर एन की वैल्यू 6 ले ली। तो h इक्वल टू हो गया b माइनस ए अपॉन ऑफ एन, यानी कि 5.2 - 4 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि
0.2 आपको मिल रहा है। सेम इसी प्रोसीजर को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो x नॉट हो गया 4, x नॉट x1 निकालेंगे तो 4 प्लस 0.2 यानी कि 4.2 मिलेगा। देन x2 4.4, 4.6 से 4.8, 5 एंड 5.2। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर लॉग के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास y नॉट मिल रहा है 1.386294, एंड y1 आपको मिल रहा है 1.435085, y2 आपको मिल रहा है 1.481605 एंड सो ऑन, ऐसे करके हमें y6 तक वैल्यू हमें मिल रही है। अब जो सिम्पसन 3h का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला है, दिस इज द इंटीग्रल 4 to 5.2 log base ex dx इक्वल टू 3h/8 y0 प्लस लास्ट टर्म प्लस 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। ध्यान रखना यहाँ पर y3 नहीं आता है, प्लस 2 इंटू y3। अब इन सब वैल्यू को हम यहाँ पर कैसे से फीड कर देंगे, और कैसे से फीड करने के बाद हम इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास आना चाहिए वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू मिलना चाहिए जो हमारे पास अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर निकालते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है अभी ये पहली बार आपसे पूछा गया है, इससे पहले कभी भी ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया था, क्योंकि स्पेशली इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटिव है, और सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटिव को रंगकुट्टा मेथड को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आपके पास दिया है फंक्शन d2y/dx² इक्वल टू y3 और y0 इक्वल टू 10 दे रखा है और y' इक्वल टू 5 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये आपको यहाँ पर x0 की वैल्यू दे रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको x0 की वैल्यू यहाँ पर हमको ये वाली मिल रही है डैश के लिए। ओके, अब यहाँ पर हमें जब भी अगर हमारा क्वेश्चन अगर सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटिव आता है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, y' इक्वल टू ले लेते हैं z, जो कि f ऑफ x/z कहलाता है, और y" का मतलब होगा d2y/dx², जो कि dz/dx होगा, जो एक्चुअली हमें जो फंक्शन दे रखा है वो y3 दे रखा है, और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर g ऑफ xy से रिप्रेजेंट किया। ध्यान रखना कि जो y' है वो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ f से, और y" को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ g से, तो हमें यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पर चलेंगे। तो अब यहाँ पर आपको x0 की वैल्यू दे रखी है 0, y0 की वैल्यू दे रखी है 10। अब जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमने लिखी है y', इसका मतलब ये हुआ कि y' मतलब क्या, हमने किसको लिया हुआ, f के बराबर लिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ z के बराबर लिया, तो z0 की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 5। ओके, z0 की वैल्यू दे रखी है 5 एट द वैल्यू ऑफ x0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.1 पर हम वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 0.1 पर आपको निकालने को कहा गया है। तो h इक्वल टू होगा x माइनस x0 अपॉन h, यानी कि 0.1 माइनस 0.0 दैट मीन 0.1, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में केवल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू होगी इसको निकालने के लिए, एक हमें यूज करेंगे केस निकालने के लिए और दूसरा हम यूज करेंगे एल्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम k1, k2, k3 जो है वो हम f के लिए निकालेंगे, और L1, L2, L3 जो है वो हम g के निकालेंगे। तो अब हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं k1, h f ऑफ x0, y0, z0, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो 3 वेरिएबल से रिलेटिव हो गया है। तो h आपका हो गया 0.1, x0 आपके पास 0 है, y0 आपके पास 10 है, और z0 की वैल्यू आपके पास 10 है। अब चूंकि हमारा फंक्शन जो है हमारे पास ये बराबर जो है वो फंक्शन f जो है हमारा बराबर कितने के है, z के, कितने के बराबर है, z के। तो जब भी अगर हमारे पास ये वाली टर्म अगर हमारे पास आएगी तो वहां पर हम केवल z रख देंगे। तो z0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो 0.1 इंटू 0.5 तो हमारे पास मिलेगा 0.5। ओके, अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर निकालेंगे दिस इज द L1 की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर अगर L1 की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर निकालनी है, तो L1 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास होगा h इंटू जी, x0, y0, z0, यानी कि 0.1, g ऑफ 0, 10 ऑफ 5, क्योंकि x0 0 है, y0 की वैल्यू 10 है और z0 की वैल्यू 5 है, जो कि हमारा फंक्शन जो है वो केवल y3 के बराबर है, तो हमने यहाँ पर लेके y0 तो 0.1 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि आपको मिलेगा ये 100। अब k2 हमें निकालना, तो x0 प्लस h/2, y0 प्लस h/2, z0 प्लस L1/2, या चाहो तो आप यहाँ पर सीधे हम आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा 0, 0.1, 10, एक्चुअली ये वैल्यू हमारे पास दिस इज L1/2 होगी, और L1 आपके पास जो है वो 100 है ना, L1 आपके पास 100 है। तो 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, 10 प्लस 0.1, तो आपके पास वैल्यू मिलेगी दिस इज दिस। तो इस तरह से वैल्यू मिल रही है। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास मिल रहा है 0.505।
नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पर L2 निकालेंगे, तो L2 निकालने का प्रोसीजर हमने यहाँ पर फॉलो किया। देन उसके बाद हम यहाँ पर K3 निकालेंगे, जिसमें x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2 प्लस z0 प्लस l2/2 होगा। तो वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से निकल जाएगी। सेम प्रोसीजर को अगर हम यहाँ पर फॉलो करते जाते हैं तो हमें यहाँ पर L3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम K4 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो K4 हमारे पास आ रहा है, जैसे पूरी वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, दिस इज 21.42671 और L4 की वैल्यू आपके पास आ रही है, दिस इज द 400.7896। तो अब यहाँ पर हम K निकालेंगे, तो K का फॉर्मूला होता है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। तो आपके पास आ रहा है 0.584268 है। और L निकालेंगे तो आपको 1/6 L1 प्लस 2 L2 प्लस 2 L3 प्लस L4, जो कि आपको मिला है 188.404503। अब हमें यहाँ पर निकालना है एक्चुअल वैल्यू। तो आपके पास क्या होगा, y की वैल्यू निकालनी 0.1 पर, तो हमारा फॉर्मूला होगा y0 प्लस k, यानी कि 10 प्लस 5.73 यानी कि 15 मिलेगा। इससे कोरस्पॉन्डिंग इसका डेरिवेटिव पे निकालेंगे, तो z ऑफ 0.1 यानी कि z0 प्लस l मिलेगा। तो z0 आपके पास 5 था और l की वैल्यू थी आपके पास 188.4503। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थोड़ा सा अलग था, क्योंकि अभी तक हमारे पास बुक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हुए। तो ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सॉल्व करने का तरीका इस तरह से जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है। ये सिंपल क्वेश्चन है। यूज यूलर मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.4 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू x by y ऑफ 0 इक्वल टू 1 टेक h इक्वल टू 0.1। अब आपके पास क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में y नॉट की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में 0.4 निकालने को बोला गया है। इसका मतलब ये होगा कि हमें यहाँ पर n की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, वो हमें निकालनी होगी। तो x माइनस एक्स 0/h यानी कि 0.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे तो आपको n जो है 4 दिया है। इसका मतलब ये होगा कि हमें यूलर मेथड में y ऑफ 0.4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर 4 अप्रोक्सीमेशन हमें निकालने होंगे। तो यूलर का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा होता है y1 इक्वल टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0, यानी कि y1 इक्वल टू 1 प्लस 0.1 f ऑफ 0 1 1 प्लस 0.1 यानी कि 0.0 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो x इंटू वाई की फॉर्म में दे रखा है। तो भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू जो होगी वो 0 ही होगी, तो हमारे पास 1 मिलेगा। अब इसी का हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमारे पास जो होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है y2 इक्वल टू होगा y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, यानी कि 1 प्लस 0.1 इंटू कॉमा 1। तो 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन जो आंसर आएगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन 1 को हम ऐड कर देंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन है y3 इक्वल टू y2 प्लस h f ऑफ x2 y2, देन 1.01 देन 0.1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मिलेगा 1.0302। इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। आसान है इसका अप्रोक्सीमेशन निकालना। तो फाइनली आपको जो आंसर मिल रहा है वो 1.0611 मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका यूनिट नंबर 4 से रिलेटिव है, जिसमें आपसे बोला गया था कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कोई 3 प्रॉपर्टी लिखिए। तो मुझे यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी सबसे आसान लगी। वो प्रॉपर्टी आपकी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि हमारी होती है इफ लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी and Laplace gt equal to g of p, then Laplace c1 f of t plus c2 g of p equal to c1 f of t plus c2 g of t। सेकेंड प्रॉपर्टी मुझे आसान लगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि Laplace f of t इक्वल टू अगर f of p है then Laplace e to the power at f of t बराबर f of p माइनस ए होता है। अगर हम e to the power माइनस at ले लेते हैं तो f of p प्लस e हो जाता है। देन इसका प्रॉपर्टी नंबर 3, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन था, यूनिट स्टेप फंक्शन ऑफ u of t और h of t माइनस ए डिफाइंड एस, यानी कि हम इसको लाप्लास की यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। और उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर एच ऑफ टी माइनस ए या यू ऑफ टी माइनस ए को डिफाइन करने का तरीका हमारे पास ये होता है और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर लेकिन लेस देन इक्वल टू आना चाहिए वैसे, और t माइनस 2 हमारे पास है t ग्रेटर देन इक्वल टू। जब भी अगर हमें लाप्लास का कोई क्वेश्चन, अगर हमें जो फंक्शन जो अगर लिमिट पे बेस्ड हमें दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको डेफिनेशन सॉल्व करते हैं और वहां पर उस लिमिट को हम ब्रेकअप करते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा जो जनरल डेफिनेशन था लाप्लास का वो क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी f ऑफ t e टू द पावर माइनस pt,
तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको दिया 0 से 2 में दिया हुआ है 1, और 2 से इन्फिनिटी पे दे रखा है आपको t-2। तो हम यहाँ पर 1 से 0 से 2 पे अगर इसको इंटीग्रेट करते तो e टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी मिलेगा 0 से 2, और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का रूल लगेगा t-2 माइनस e टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी माइनस 1 e टू दी पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर। 2 पुट करते हैं आप वाले में तो e टू दी पावर माइनस 2p माइनस 1 मिलेगा। अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू जो मिलेगी वो 0 होगी, और 2 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस e टू दी पावर माइनस 2p अपॉन पी स्क्वायर। दोनों टर्म को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा डेफिनेशन पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेस ऑफ 6 टॉसेस ऑफ ए फेयर पॉइंट। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो एक फेयर पॉइंट की निकालनी है, जिसमें हमें 4 हेड्स और 6 टॉस, हम उसको 6 टाइम टॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स हमने कितनी बार टॉस किया हुआ, 6 टाइम किया हुआ है। और हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कॉइन को अगर हम कितनी भी बार टॉस करें, अगर उस पर हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो 1/2 कहलाती है। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में आपका जो क्यू का वैल्यू होगा वो भी 1/2 होगा। अब आपको निकालना है 4 हेड्स निकालना है। इसका मतलब कि हम x = 4 पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास क्या होगा, दिस इज 6c4 p की पावर 4 एंड q की पावर 6 माइनस 4। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या हुआ, दिस इज 6c4 p की पावर 4 p q की पावर 2, क्योंकि 6 माइनस 2 होगा। 64 को अगर हम कैसे से सॉल्व करते हैं तो 15 मिलेगा। p की पावर 1/2 की पावर 4 है, q की वैल्यू भी 1/2 है। तो 1/2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया, 1/2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पर इन वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 15/64 आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट जो हमसे पूछा गया था उसमें बोला गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है, तो जब भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो वहां पर हमें आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दोनों के लिए डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हमने उसको डिफाइन इस प्रकार से किया है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, शॉर्ट में से हम पीडीएफ बोलते हैं, इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड फॉर द डेंसिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइंग बिटवीन ए सर्टेन रेंज ऑफ द वैल्यू। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो किसी रेंज पे लाई करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और जस्ट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। हाउएवर इन मेनी अदर सोर्सेज दिस फंक्शन इज स्टेटेड एज द फंक्शन ओवर ए जनरल सेट ऑफ वैल्यू। अगर हमारे पास यही वैल्यू अगर किसी सेट पे डिफाइन करनी होती है तो इट इज रेफर्ड एज ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सिंपली कॉल्ड द समटाइम एज ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे डिफाइन किया था। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किसी डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अगर जिसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वहां पर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के नाम से जाना जाता है। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज पीडीएफ इज डिफाइंड फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वेयर द पीएमएफ इज डिफाइंड फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ को हम यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए डिफाइन कर सकते यूज करते हैं, और जबकि हम डिस्क्रीट के लिए अगर वही शब्द अगर होता है तो पीएमएफ शब्द हम यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x फॉर द फंक्शन, अ फंक्शन is said to be probability density function if माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास जिस रेंज में फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है, यानी किसी इंटरवल में दिया हुआ है, अगर वो इंटरवल आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है कि वो लिमिट आपकी फाइनाइट हो। यहाँ पर मैंने इसको डेफिनेशन को जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। अगर हम इसी को यानी कि इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि पीएमएफ को अगर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए यूज करते हैं तो ये जो आपका इंटीग्रल शब्द जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है समेशन के अंदर। ओके, तो आपको आएगा पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 देन आई इक्वल टू 1 2 लेके एन। अब इसका सेकंड 6 पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 से, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय द गॉस सीडल मेथड। तो गॉस सीडल मेथड से हमें सिंप्लीफाई करना। तो जब भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन को भी अगर मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर हमें गॉस सीडल मेथड से अगर सिंप्लीफाई करना, तो सबसे पहले देखो क्या जो हमारे पास उसके जो डायगोनल है, क्या हमारे पास उसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है क्या वो डायगोनली डोमिनेटेड है कि नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है। डायगोनली डोमिनेटेड का मतलब ये होता है कि आप देखो कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये हमारी पहली इक्वेशन है,
इस पहले इक्वेशन मान लो हमारे पास 10x प्लस 2y प्लस z इक्वल 9 लिखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 10 जो है आपके y के कोफिशिएंट प्लस z के कोफिशिएंट के सम से बड़ा है। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में देखोगे हमारे पास जो y की वैल्यू जो है, आप y की जो वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो x और z की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से बड़ी है। ओके, तो ये चेक करना जरूरी है। अगर हमारे पास ये चेक नहीं होगा तो वहां पर हम साइमल्टेनियस में इटरेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसमें से एक मेथड जो होता है वो आपका गॉस सीडल इटरेशन मेथड कहलाता है। अब हमने यहाँ पर सबको डिसाइड कर लिया। डिसाइड करने के बाद हमें करना है क्या है कि हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 उसको बोला हुआ है जिसमें x का कोफिशिएंट लार्ज है। इक्वेशन नंबर 2 हमने उसको बोला है जिसमें y का कोफिशिएंट लार्ज है, और z हम इक्वेशन नंबर 3 को हमने उसको बोला है जिसमें z का कोफिशिएंट लार्ज है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने y की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3 से हमने z की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को एक साथ हम अरेंज करके लिखेंगे और उसके बाद हम फिर इनिशियल वैल्यू को हम यहाँ पर चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू ले ली है 0 0 0। ये इनिशियल वैल्यू इस बेसिस पे चूज की जाती है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम वहां पर 0 0 0 कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर x1 का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा 1/10 9 माइनस 2 बाई 0 माइनस z0, आपको मिल रहा है 0.9। y1 इक्वल टू 1/20 माइनस 44 माइनस 2x1 प्लस 2z0। हम अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे हमारे पास x1 आएगा तो हम वहां पर x1 को यूज कर लेंगे गॉस साइड इटरेशन मेथड में। तो आपको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव माइनस 2.29। z1 निकालना है तो हमारे पास x1 और y1 दोनों आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमने x1 और y1 की वैल्यू रखेंगे तो 3.067 मिलेगी। इसी प्रकार इसका हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो उसमें हम यूज करेंगे y1 और z1। y2 निकालना है तो x2 और z1 यूज होगा, और z2 निकालना है तो x2 और y2 यूज होगा। अब इस प्रोसीजर को आपको कंटिन्यूस तब तक करते आना है जब तक कि आपके पास वैल्यू जो है जिस डेसिमल पे बोलेगी वो डेसिमल पे इक्वल आते कि नहीं आते। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास x5 की वैल्यू 1 मिल गई, और y5 की वैल्यू -2 मिल गई, और z5 की वैल्यू हमारे पास 3 मिल गई। तो यहाँ पर अपने अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर ब्रेकअप कर देंगे और हमारा लास्ट जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 3। और इस वैल्यू को हम यहाँ पर अपने सिस्टम में रख के जरूर देखेंगे और सिस्टम हमारा सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसी का सेकेंड पार्ट हमारा है, if 10% of the bolt produced by a machine are defective, determine the probability that out of 10 bolts choose at random। देखिए आपको डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 10% दे रखा है, यानी कि आपको क्वेश्चन में पी की जो वैल्यू दे रखी है वो 10% दे रखी है ना। तो क्योंकि वैल्यू 10% दे रखी है इसका मतलब 0.1 हो गया ना। इससे हम क्यों निकालेंगे तो वो 0.9 मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट कितने दे रखे हैं, हमें 10 दे रखा है। तो अब हमें क्या करना है, पहले n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, फिर 0 के लिए निकालना है, और फिर हमें एटमोस्ट 2 का मतलब था 0 से लेके 2 तक। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है, तो आपके पास n की वैल्यू 10 दे रखी है, p की वैल्यू आपके पास 0.1 आ गई है, q की वैल्यू 0.9 आ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 के लिए, तो 10c1 p की पावर 1 q की पावर 9, आप यानी कि कैलकुलेशन करेंगे तो 0.3874 मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन था हमारा नन के लिए, यानी नन मतलब 0, यानी कि 0 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद हमारा पास है एटमोस्ट 2 वोल्ट, यानी कि 0 1 और 2। तो 10c0 p की पावर 0 q की पावर 10, 10c1 p की पावर 1 q की पावर 9, और 10c2 यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज 10c2 p की पावर 2 q की पावर 8। तो कैलकुलेट करने पे आपका फाइनल आंसर मिल रहा है वो 0.9297 आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग टेबल इज गिवन बाय द दिस फंक्शन, और आपसे बोला गया कि इससे हमें फंक्शन इवैल्यूएट करना है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट से रिलेटिव है, यानी कि इंटरपोलेशन से रिलेटिव है, और इंटरपोलेशन में हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी अनइक्वली स्पेस मिलेगी, अनइक्वली स्पेस रखिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो हमें न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेग्रांज फॉर्मूला। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लेग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले से यूज किया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में 4 आर्गुमेंट दे रखे हैं। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एक्सपांड जो करना है वो 3 तक वैल्यू को एक्सपांड करना है। 3 तक वैल्यू को एक्सपांड करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन में x0 की वैल्यू जो x1 की वैल्यू जो दे रखी है 1, x2 की वैल्यू 2 दे रखी है, x3 की वैल्यू 5 दे रखी है। यहाँ पर x0 हमारे पास 0 दे रखा है, तो हमने 0 से कैलकुलेट करके हमने इसको लिख दिया। अब इस पूरी वैल्यू को बस हमें यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना है। सिंप्लीफाइड करने पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर जो आ रहा है
वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 मिल रहा है। ओके, आसान क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर इसका बी है, क्वेश्चन नंबर बी है हमारे पास, फाइंड बाय द मेथड रेगुलर फॉर्सी अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू लाइन बिटवीन द 1 एंड 2। तो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन करके बोल रखा है कि हमारा रूट जो है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक बार 1 रखा तो 1 पे वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, 2 रखा तो हमें 2 पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, जो कि हमारे पास ऐसे होता था। देयरफॉर द रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, तो हमारे पास 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो x1 इक्वल टू होता है a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट किया। वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको माइनस, हमको पहला वैल्यू मिल गया 1.5714। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली जो कि नेगेटिव थी। अब देखिए पहले नेगेटिव कौन दे रहा था, 1 है ना, तो 1 को हम यहाँ से हटा देंगे, यानी कि हमारा रूट लाई जो करेगा वो लाई करेगा 1.5714 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें इसका। अब इसका हमने सेकंड अप्रॉक्स में निकाला। तो ध्यान रखिए जो प्रीवियस फॉर्मूला था उसमें हमारे पास जो a को हमने रिप्लेस किया हुआ x1 से, तो बस हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां a था वहां पे हमने x1 को रख दिया है। रखने के बाद हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू निकाली और वैल्यू निकालने का उसको कैलकुलेट किया। अब इसको अगेन फंक्शन के अंदर रख दिया तो हमारे पास वैल्यू आ रही नेगेटिव, यानी कि हमें फिर से इस 1.5714 को हटाना पड़ेगा और आपका रूट लाई करेगा 1.7054 और 2 के बीच में, है ना। अब देखिए अब इसी फॉर्मूले के अंदर हमने क्या करा कि इस x1 को यहाँ से हटाया, उसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, अब x2। तो आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया x3 इक्वल टू x2 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ x2। तो आपके पास इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है 1.7279। फंक्शन पे वैल्यू निकालने है तो हमको वैल्यू मिल रही है फिर से नेगेटिव, इसमें होने की फिर से ये चीज यहाँ से हटेगी और आपका रूट आई करेगा 1.7279 और 2 के बीच में। और आपका जब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो यहाँ पर x2 की जगह x3 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है x4 इक्वल टू x3 f ऑफ b माइनस b f ऑफ x3 f ऑफ b माइनस f ऑफ x3। तो हमने x3 x3 और b की वैल्यू रखी और इन वैल्यू को हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला तो 1.7314 मिल रहा है। फंक्शन की वैल्यू निकाली तो हमारे पास फंक्शन के लिए फिर से नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब ये कि इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा 1.7314 और 2, और इस x3 की जगह हम यूज करेंगे फिफ्थ अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए x4 का। तो यहाँ पर हमने ये x5 निकाला हुआ है। अब x5 को और हम देखें कितना आगे मूव करना है हमें। x5 पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास x4 और x3 की वैल्यू जो हमारे पास 3 डेसिमल पर मैचिंग में आ चुकी है, तो हमने यहाँ पर अपने स्टॉप कर दिया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो हो गया वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1.732। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटिव है, जो कि यूनिट नंबर 4 से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर भाई हमारे को दिया फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1 mod x लेस देन 1 और 0 mod x लेस देन a दिया, तो इस mod x अगर लेस देन a दिया हुआ है, इस mod x लेस देन a दिया, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a, जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होती है 1/√2 पाई माइनस इनटू प्लस इनफिनिटी f ऑफ x e टू द पावर ipx होती है। यहाँ पर हमारे पास केवल क्या है कि केवल माइनस ए से प्लस ए के बीच में वैल्यू डिफाइंड है, तो हमने माइनस ए से प्लस ए के वाली वैल्यू मिलेगी e टू द पावर ipx। e टू द पावर ipx को यहाँ पर मैंने इंटीग्रेट किया, e टू द पावर ipx अपन ip मिलेगा, अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर api और माइनस e टू द पावर माइनस api, और ये जो दो वैल्यू होती है वो साइन ap के बराबर लिखी जाती है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो √2/पाई sin AP अपॉन p मिलेगा। अब इसी के लास्ट क्वेश्चन हमसे वो पूछा गया है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन px इक्वल टू 1 की वैल्यू में इतने दी है, p ऑफ x इक्वल टू की वैल्यू इतने दी है। कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन जो है पॉइसन से रिलेटिव हमारा क्वेश्चन है। तो पॉइसन का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है वो समझ लें आप। जैसे x इक्वल टू अगर हमारे पास देखा हुआ r, इसको लिखने का तरीका होता है e टू द पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, है ना। तो क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू 1 दिया तो हमने 1 रख दिया, e टू द पावर माइनस m इक्वल टू में इतना मिल गया। इसी प्रकार x इक्वल 2 पे निकालना तो इतना मिलेगा। अब देखो इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे m स्क्वायर अपॉन m मिल जाएगा। m स्क्वायर अपॉन m मिलेगा तो मुझे डायरेक्ट वहां से m की वैल्यू मुझे मिल सकती है। तो m की वैल्यू अगर मुझे डायरेक्ट मिल सकती है तो हमने m की वैल्यू निकाली यहाँ पर, तो m/2 मिला, तो m इक्वल टू कितना हो गया 6।
हमें यहाँ पर निकालना था x इक्वल टू 3 पर, तो कुछ नहीं करेंगे, x इक्वल टू 3 पर निकालेंगे a टू दी पावर माइनस m की पावर 3। क्योंकि हमने यहाँ पर m की वैल्यू 6 निकाली हुई, तो यहाँ पर m की जगह 6 रख देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.08923। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा पर्पस इन पेपर्स को सॉल्व कराने का ये है कि आपको यहाँ पर ये पता चल जाए कि प्रीवियस सेमेस्टर में जो पेपर्स के सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो किस प्रकार से कितने लेवल तक वो मूव कर रहे हैं। तो आपको अपना प्रिपरेशन उसी लेवल तक लेके जाना है, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और लेक्चर में कमेंट्स करना ना भूलिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपने ये लेक्चर देख चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता।